हेलो दोस्तों। आज परीक्षा मंथन की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम शुरुआत करेंगे विज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण से। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर है। इसमें आप लोगों को बताए थे कि 15 जुलाई 2022 तक का अपडेटेड है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे विज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण से। यहाँ पे देखेंगे एल्बेंडाजोल क्या है एल्बेंडाजोल। 22 अप्रैल 2022 को बिहार के मुंगेर में, ध्यान रखना, शाह जुबैर माध्यमिक विद्यालय घोरघट में एल्बेंडाजोल दवा खाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। नाम याद रखना भाई, मुंगेर में है, शाह जुबैर माध्यमिक विद्यालय घोरघट। ठीक है, एल्बेंडाजोल क्या है? कृमि मुक्ति की एक विश्व स्तरीय दवा है। उपयोग 1 से 19 वर्ष के बच्चों में कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और स्टेटमेंट के रूप में याद रखना है कि परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस शुरू किया गया था और हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2015 में शुरुआत हुई थी। काउंटर ड्रोन सिस्टम क्या भाई? अप्रैल 2022 में आईआईटी पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने एक काउंटर ड्रोन सिस्टम का विकास किया था। किसने विकास किया है? आईआईटी पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने इसका विकास किया है। ठीक है, यह सिस्टम क्या करेगा? सुरक्षा एजेंसियों को अनाधिकृत तरीके से उड़ रहे ड्रोनों को ट्रैक करने में सहायक होगा। साथ ही यह सुरक्षा एजेंसियों को इन ड्रोनों को जमीन पर उतारने में भी सहायक होगा। अगला आगे है कि ट्रिपल ड्रग थेरेपी क्या है ये? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे। इन्होंने कहा कि राज्य से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 3 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत करने की योजना। 3 जिले कौन कौन से हैं याद रखना? औरंगाबाद है, शिवहर है और शेखपुरा है। ठीक है, आगे टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट योजना बिहार के 11 जिलों में शुरू हो रही भाई। तो कौन कौन से जिले हैं? बिहार दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी, सारण है, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज है, नालंदा, समस्तीपुर, भागलपुर और वैशाली में। ठीक है, 2025 तक बिहार से टीबी को जड़ से समाप्त करना है। याद रखना 2025 तक की बात है। डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या है ये? बिहार सरकार ने राज्य की 12.90 करोड़ की आबादी को डिजिटल हेल्थ कार्ड देने की योजना बनाई है। इस पर बनने वाले जो यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड हैं, आधार कार्ड की तर्ज पर बनेगा। इसमें क्या क्या होगा? व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हर एक रिकॉर्ड होंगे। डॉक्टर अस्पताल कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए उस रोगी का सारा इतिहास जान सकेंगे। डिजिटल हेल्थ कार्ड में व्यक्ति का मोबाइल आधार नंबर भी रहेगा। इन दोनों नंबरों के आधार पर ही यूनिक हेल्थ कार्ड बनेगा। कार्ड मिलने के बाद मरीज को अपने पुराने इलाज के लंबे चौड़े पुर्जे को साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भी आपको स्टेटमेंट के रूप में याद रखना। नालंदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया। कहाँ? नालंदा जिले में। ठीक है, स्पाइन मस्कुलर एट्राफी क्या है ये? 10 माह का बच्चा आयांश आयांश है, 10 माह का बच्चा रोहतास का रहने वाला, एक गंभीर बीमारी है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित देश का तीसरा और बिहार का पहला बच्चा हो गया। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और शरीर पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है। इसके इलाज के लिए इंजेक्शन का निर्माण केवल अमेरिका में ही किया जाता है। ठीक है, आगे है मेडी रोबोट क्या है? तो बीईटी इंजीनियरिंग की छात्रा हैं आकांक्षा नाम है, याद रखना, ने मेडी रोबोट का आविष्कार किया। इससे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए सहायता मिलेगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ अब आगे है, दरभंगा, बक्सर और भागलपुर के बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज फिर होंगे शुरू। कौन कौन? दरभंगा, बक्सर, भागलपुर के। बिहार में बंद पड़े दरभंगा, बक्सर, भागलपुर आयुर्वेदिक कॉलेज शीघ्र शुरू हो जाएंगे। इस बाबत विभाग के प्रधान सचिव और आयुष निदेशालय के ईडी को इसके लिए जरूर निर्देश दिए जा चुके हैं। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल पटना में आयोजित CME के उद्घाटन पर
कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 27 वर्षों बाद 3270 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च हुआ है बिहार में। ठीक है, तो गीत याद रखना कौन सा गीत है। गीत भैया बिहार कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार, ये गीत आपको याद रखना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को मिला शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जिनेवा ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया। किसको? पटना मौसम विज्ञान केंद्र को। इसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विज्ञान संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अवलोकन के दीर्घकालिक रिकॉर्ड वाले शहरों के क्लब में शामिल हो गया। पटना मौसम वेधशाला 1867 में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा स्थापित किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कब इसकी स्थापना हुई थी तो आपको पता होना चाहिए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में राम बाबू को पहला टीका मिला। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि किसने बनाया था। ठीक है, कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में राम बाबू को पहला टीका मिला, तो कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो गया। बिहार में 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में IGIMS में संस्थान के सफाई कर्मी हैं राम बाबू को पहला टीका लगाया गया है। इसके बाद टीकाकरण शुरू हुआ और याद रखना दूसरा टीकाकरण हुआ है, दूसरा टीका लगा एम्बुलेंस चालक हैं अमित कुमार। ठीक है, पटना में पराली भूसी से बना इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है फोर्ब्स में स्मृति को एशिया के 30 सबसे मेधावी लोगों में शामिल किया है। किसको? स्मृति को। 30 साल से कम उम्र के कैटेगरी में स्मृति को इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मान मिला हुआ। स्मृति ने पराली धान की भूसी से जो कोविड अस्पताल तैयार किया है वे इको फ्रेंडली के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त भी रहेंगे। ठीक है, पटना से सटे फतुआ के मसाड़ी गांव में स्मृति का यह प्रयोग डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में खड़ा है। इस अस्पताल में 50 बेड की क्षमता भी है। ठीक है, आगे है हिट कोविड ऐप। बिहार सरकार ने 17 मई 2021 को हिट कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य भर में कोविड पॉजिटिव वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किया समझौता। तो भारत की घरेलू ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट द्वारा क्या किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके लिए है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। नेचुरल भाषा प्रसंस्करण, मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। अपने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे पिछले 5 वर्षों से प्रचारित किया जा रहा है। ठीक है, IIT पटना के छात्रों स्कॉलर के लिए वास्तविक विश्व उद्योग संपर्क लाने की उम्मीद है। यह संकाय सदस्यों को विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर काम करने के अवसर भी प्रदान करेगा। IIT पटना संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, शोध पत्र लिखने, सेमिनार, इंटर्नशिप के अवसरों आदि के आयोजन जैसे कई कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। यह समझौता ज्ञापन उद्योग और शिक्षा के बीच दीर्घकालिक संबंधों को स्थापित करने तथा अनुसंधान को नई परियोजनाओं में बदलने तथा पारिस्थितिकी तंत्र ड्राइव में मदद करेगा। ठीक है, बिहार की पहली एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब पटना में। बिहार राज्य की पहली, कहाँ पे भैया? पटना में पहली एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण IGIMS में किया गया है। लैब के बन जाने के बाद ट्रॉमा केस में पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर मरीजों की जान बचा सकेंगे। लैब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर IGIMS ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे डॉक्टरों को भी ट्रॉमा केस में मरीज की जान बचाने को क्या उपाय करें इसकी ट्रेनिंग देंगे। उन्हें देश व दुनिया में ट्रॉमा केस में इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इलाज की जानकारी देंगे। उन्हें समय समय पर अपडेट जानकारियाँ भी देंगे। लैब ट्रॉमा केस में मरीजों को कम से कम नुकसान पहुंचे और जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, इसके उपायों पर भी काम करेगी। ठीक है, चलिए पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में देख लेते भाई। बिहार में वज्रपात का बढ़ता प्रकोप। जुलाई 2022 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक अध्ययन में बताया गया
कि बिहार में प्राकृतिक आपदाओं में वज्रपात सबसे ज़्यादा घातक हो रहा है। ठीक, इसके चलते पिछले 6 साल में 2000 लोगों की जान जा चुकी है। वज्रपात के लिहाज से जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद, गया, कटिहार, पटना, नवादा और रोहतास जिला सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। हालांकि इस बार 3 जिले पटना, गया, औरंगाबाद को ज़्यादा सतर्क किया गया। किसको किसको ज़्यादा सतर्क किया गया है ये भी आपको पता चल गया, और ज़्यादा संवेदनशील कौन है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है। बिहार की पक्षी गणना हुई 2022 की, मई 2022 में हुआ है। ध्यान रखना, मई 2022 में हुआ। बिहार सरकार द्वारा राज्य में पहली बार आयोजित पक्षी गणना के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसकी शुरुआत हुई फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में शुरुआत हुई थी। बिहार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से, किसके? वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से करवाई गई इस गणना के अनुसार बिहार राज्य के कुल 68 जलाशयों में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई। इन पक्षियों की कुल संख्या 45,173 है। पक्षियों की 202 प्रजातियों में से 80 प्रजातियां जलीय पक्षियों की हैं, जिनमें लैसर विस्लिंग डक है, एशियन ओपन बिल्ड स्ट्रोक है, लिटिल कॉरमोरेंट है, कॉमन कूट गढ़वाल, ये इनमें शामिल हैं। इनके नाम याद रखना भाई। गणना के अनुसार जलीय पक्षियों का वितरण अगर देखा जाए तो गोगाबिल में 4973 हैं। ठीक है। इंद्रपुरी बैराज में 2641 हैं। नागानकटी में 2430 हैं। कुल महादेव डैम में 3 हैं, जबकि सीता डैम में 24 पक्षी मिले हैं। ठीक है। बिहार में विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन हुआ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने हाल ही में बिहार के बक्सर, कहाँ पे? बक्सर में भैया, एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन किया। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक एक पोर्टेबल इंसिनरेटर है जो प्रति घंटे कपास, प्लास्टिक और इसी तरह की सामग्री से बने 550 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को हैंडल करने की क्षमता रखता है। तो क्षमता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तोशिबा वाटर सॉल्यूशन बिहार में जलमल शोधन संयंत्र लगाई। तोशिबा ने जापानी कंपनी है। क्या है जापानी कंपनी? तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम सॉल्यूशन कॉरपोरेशन TISS की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी तोशिबा वाटर सॉल्यूशन, इस कंपनी का नाम याद रखना, तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सॉल्यूशन कॉरपोरेशन का नाम। ठीक है। ने 4 अगस्त 2021 को एक पंप स्टेशन सहित जलमल शोधन संयंत्र के निर्माण और उसके संचालन रखरखाव की एक परियोजना पर बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक अनुबंध किया है। यह सीवेज निर्माण परियोजना गंगा को साफ करने के भारत सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। ठीक है। वायु प्रदूषण कम करने को नए पाथवे पर चलेगा बिहार। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिहार नए पाथवे पर चलेगा। बिहार देश में पहला पाथवे वाला प्रदेश होगा, पहला होगा, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट UNEP और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच 2 बैठकें हुई हैं। समझौता पत्र तैयार हो चुका। निर्माण UNEP के निर्देशन में होगा। प्रोजेक्ट पर 2040 तक काम किया जाएगा। कब तक काम होगा भाई? 2040 तक। ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ उसके अवशोषण के भी उपाय होंगे। कार्बन पाथवे एक ऐसा क्षेत्र जहां कार्बन के उत्सर्जन और अवशोषण में संतुलन बना रहेगा। ठीक है। बिहार पृथ्वी दिवस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 अगस्त, याद रखना, 9 अगस्त 2021 को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित जल जीवन हरियाली अभियान के जागरूकता कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। तो कहाँ पर शुभारंभ हुआ ये आपको ध्यान रखना है। 2011 से इसी दिन बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन शुरू किया गया था। उद्देश्य है पृथ्वी का संरक्षण और इससे जल सहभागिता को बढ़ाना है। ठीक है। आगे है, बिहार सरकार ने UNEP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत UNEP की मदद से बिहार में प्रदूषण की समस्या को खत्म किया जाएगा। 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम कर लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है? तो ये भैया भागलपुर जिले में। ठीक है। वन विभाग के सुंदरवन में बनाया गया है ये पुनर्वास केंद्र।
इसके तकनीकी प्रारूप को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन देहरादून द्वारा तैयार किया गया है। किसने तैयार किया प्रारूप को, तकनीकी प्रारूप को? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा। कछुओं की बढ़ती तस्करी, विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए इस पुनर्वास केंद्र को खोला गया है। पटना में बनेगा एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र। तो पटना में 30.52 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान की स्थापना हो रही है भाई। 1819 में सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में 3031 डॉल्फिन में से करीब आधी संख्या मतलब 1455 बिहार में पाई जाती है। शिक्षा और मानव संसाधन देख लें तो बिहार शिक्षा परियोजना को आत्मरक्षा झांकी में प्रथम स्थान मिला हुआ है। बिहार शिक्षा परियोजना को आत्मरक्षा झांकी में पहला स्थान मिला। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान प्रदर्शित झांकियों में से बिहार शिक्षा परियोजना को आत्म सुरक्षा विषय पर पहला स्थान मिला हुआ है। सूफी परंपरा पर आधारित सूचना जनसंपर्क विभाग की मनेर शरीफ की झांकी को दूसरा स्थान मिला और लोक सेवाओं के अधिकार के लिए लोगों को जानकारी देती सामान्य प्रशासन की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा तीसरा भी याद रखना। NIRF 2021 ओवरऑल रैंकिंग में बिहार से IIT पटना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को NIRF रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया। नेशनल इसमें देश भर के संस्थानों की रैंकिंग में IIT पटना को 51वां स्थान मिला हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग में जगह बनाने वाला IIT पटना बिहार का एकमात्र संस्थान बना। ठीक है, यह पिछली बार की तुलना में 3 पायदान ऊपर भी चढ़ा है, आपको ये भी याद रखना है, 3 पायदान ऊपर चढ़ा है। ठीक है पिछली बार IIT पटना को 54वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भी ओवरऑल कैटेगरी IIT मद्रास को बेस्ट शैक्षणिक संस्थान चुना गया है। ठीक है, आगे देखेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण है। ध्यान रखना भाई, इसमें कुछ ऐसा समझने लगना ही, बस इतना ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी 33% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, सभी ग्राम पंचायतों में अपनी वेबसाइट होगी भाई, सभी ग्राम पंचायतों की। इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मई 2022 में बिहार राज्य के पंचायत राज विभाग ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वेबसाइट विकसित करने बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और केंद्र सरकार के अन्य संस्थान से संपर्क किया। बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी ने विभाग को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कोटेशन मिलने के बाद सभी 8387 ग्राम पंचायतों की वेबसाइट विकसित करने की परियोजना शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। इन वेबसाइटों को प्रबंधन सूचना प्रणाली और व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से लैस किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायतों में विकास और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए गए फंड के लिए अधिक जवाबदेही लाई जा सकेगी। ठीक है, याद रखना। संजीवनी पोर्टल है, मई 2022 में जारी बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 14 महीने में प्रदेश के लगभग 13 लाख लोगों ने संजीवनी पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें बिहार में संजीवनी पोर्टल की शुरुआत हुई फरवरी 2021 में। ठीक है, तब से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक राज्य के सभी 38 जिलों में 12,89,602 लोगों ने संजीवनी के माध्यम से टेली मेडिसिन के द्वारा चिकित्सीय परामर्श लिया और अपना उपचार भी करवाया है। इस पोर्टल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मोहाली द्वारा तैयार किया गया है, ये ध्यान रखना भाई, CDAC द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इसे कोविड-19 महामारी के दौरान रोगी को डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया है। फिलो पोर्टल क्या भाई, 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। इन्होंने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए फिलो पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत 9वीं से लेकर 12वीं तक के 45 लाख से ज़्यादा छात्र लाभान्वित होंगे, 9 से 12 तक के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस पोर्टल से स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा। इस पोर्टल के संचालन के लिए शिक्षकों को शिक्षा में आवश्यकता अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी
के इस्तेमाल के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विदित हो कि फिलो क्या है, एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है, अर्थ होता है इसका फ्रेंड, मतलब दोस्त। बिहार सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को फिलो डिजिटल प्लेटफॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ऐप पर सवाल पूछते ही 60 सेकंड के अंदर छात्रों से ट्यूटर जुड़ेंगे और सवाल को हल करने के तरीके बताएंगे। क्लासरूम के दायरे से बाहर जाकर छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। ठीक है। इस पैरो क्या भाई, मई 2022 में बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए इस पैरो, किसके लिए? अधिकारी और कर्मचारियों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए इस पैरो प्रणाली लागू की। 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। ये 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च हुआ था। इस पैरो एक ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा। ई निश्चय पोर्टल क्या भाई, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित, इसके द्वारा उपभोक्ता पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। चक्र ऐप क्या है, अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए बिहार पुलिस ने चक्र ऐप लॉन्च किया। किसके लिए? अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए। इसके माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सिपाहियों रिटायर्ड अफसरों को जांच का प्रभार दिया जाएगा। इसमें पिछले 10 सालों का डाटा फीड है। ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण हुआ है पटना में। ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने लोकार्पण किया इसका। इसके माध्यम से लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को सुन सकेंगे। अनमोल ऐप क्या है? अनमोल ऐप जो है ना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ऐप है। ध्यान रखना, ANM ऑनलाइन, अनमोल नाम है ना, ANM ऑनलाइन। अनमोल ऐप बिहार सरकार की पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। विशेष क्या है, इस ऐप में उनके टीकाकरण से ANC, PNC और संस्थागत प्रसव शामिल होंगे। राज्य भर में 17,000 टैब दिया जाएगा ANM को, जिसके जरिए वे अब ऑनलाइन मोड में काम करेंगी भाई। भारत कॉलर ऐप है। ये क्या है? पटना के प्रज्वल ने ट्रू कॉलर है ना, तो पटना के प्रज्वल ने ट्रू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया है। 15 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ यह ऐप तेजी से लोकप्रिय हुआ। प्रज्वल का सबसे बड़ा मकसद देश के मोबाइल उपभोक्ताओं की गोपनीयता को सुरक्षित रखना है। ठीक है। 33 वर्षीय प्रज्वल सिन्हा को पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय अवार्ड भी दिया था भाई। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के स्टार्टअप के लिए उन्हें ये सम्मान मिला था। ठीक है। आगे देखेंगे अश्विन पोर्टल क्या भाई, बिहार सरकार में बिहार राज्य में आशा के प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए अश्विन पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसके माध्यम से आशा के प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। आशा को अब अश्विन पोर्टल के माध्यम से अपने किए गए कार्यों का ब्यौरा अपने से अपलोड करना होगा। ठीक है। कटिहार में खुलेगा 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन। कहाँ खुलेगा? कटिहार में। ठीक है। कटिहार में खुला भैया, किसानों के बीच कम्युनिटी रेडियो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में रोज हो रहे नए शोध इससे प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही अब सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है। राज्य में अभी 7 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं, मतलब पहले से 7 काम कर रहे थे, ये 8वां हो गया। कहाँ? कटिहार में जो खुल रहा। ऑनलाइन मिलेगी एम्बुलेंस 102 की सेवा, ऑनलाइन मिलेगी। ठीक है। इसमें बहुत कुछ रहेगा, मतलब कि कॉल करेगा कोई मान लीजिए तो एक मैसेज चला जाएगा। मैसेज में क्या क्या रहेगा? मैसेज में रहेगा भाई चालक है, टेक्नीशियन का मोबाइल नंबर रहेगा, एम्बुलेंस का नंबर, इस उसमें लिंक रहेगा। ठीक है। लाइव लोकेशन भी मिलती रहेगी लोगों को। ठीक है। गर्भवती महिलाओं के लिए वंडर ऐप की शुरुआत हुई है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो इसमें क्या है भाई, गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की दवा लेनी चाहिए, यह सब कुछ इस पर उपलब्ध रहेगा भाई। महिलाओं के गर्भधारण से लेकर प्रसव काल तक वे नियमित आवश्यकता आधारित जांच के आंकड़ों को वंडर वेब पोर्टल पर डाला जाएगा। इससे उन्हें जरूरी चिकित्सा प्रोटोकॉल मिल सकेगा। मतलब अलग अलग लक्षण आने पर इस वंडर ऐप से चिकित्सीय सलाह भी ली जा सकती है। ठीक है। अब वज्रपात बिहार में बढ़ ही रहा है, तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है। ऐप का नाम है इंद्र वज्र। आसमानी बिजली के गिरने से कई लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार मौसम को लेकर लगातार लोगों को अलर्ट
जारी कर रही है। इससे बचने के तरीके भी बताती है। इसी क्रम में बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन टीम ने इंद्र वज्र नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया। इस ऐप की खासियत क्या है? खासियत ये है कि बिजली गिरने से 40-45 मिनट पहले ही अलर्ट जारी कर देगा। इस दौरान आपके स्मार्टफोन पर रिंगटोन बजेगा। बिहार सरकार ने राज्य के लोगों को इस ऐप को अधिक से अधिक डाउनलोड करने की अपील की है। विदित हो कि वज्रपात की पूर्व सूचना चेतावनी प्राप्त कराने के लिए बिहार आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अर्थ नेटवर्क कंपनी के सहयोग से राज्य में इस साल वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित किया गया है। इस चेतावनी प्रणाली से किसी क्षेत्र में वज्रपात होने के संबंध में 30 से 40 मिनट पूर्व चेतावनी उपलब्ध कराई जाती है। बिहार से पहले कहाँ कहाँ है ये आपको ध्यान रखना। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी अर्थ नेटवर्क कंपनी के सहयोग से इस वज्रपात आपदा चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे है परिमार्जन पोर्टल। ये क्या भाई? परिमार्जन पोर्टल बिहार सरकार ने डिजिटलाइजेशन की ओर एक और कदम बढ़ाया। सरकार के सकारात्मक कदम से भूमि जमाबंदी में सुधार को लेकर लोगों को अब कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजीकरण में अशुद्धियों के सुधार को लेकर अब एक नया परिमार्जन नामक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, जिसमें लोग अपनी भूमि के जमाबंदी में सुधार को लेकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसकी मदद से उन्हें घर बैठे बैठे ही उनकी समस्या को सुलझा लिया जाएगा। परिमार्जन पोर्टल की मदद से भूधारी अपनी जमाबंदी में रैयतों के नाम, खाता खसरा, रकबा लगान या किसी भी तरह के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के उपरांत अंचल कार्यालय के अधिकारी और कर्मी इसकी जाँच करेंगे। जाँच उपरांत इसका सुधार भी किया जाएगा। ठीक है, कृषि, पशुपालन और उद्योग। गेहूं धान खरीद पर 10,000 करोड़ रुपए की गारंटी बिहार सरकार ने दी है। ठीक है, ये फिलहाल इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। मछली उत्पादन में बिहार देखें तो जून 2022 में बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना 2007-8 में राज्य में 2.88 लाख टन सालाना उत्पादन हुआ था और 2020-21 में यही बढ़कर हो गया 7.62 लाख टन। ठीक है, प्रदेश में दूध उत्पादन भी दोगुना हो गया है। 7-8 में 57.7 लाख टन दूध उत्पादन हुआ था, 20-21 में बढ़ के हो गया 115.2 लाख टन। 2008 से राज्य ने कृषि रोडमैप के कार्यान्वयन से दूध, अंडा, मछली के रिकॉर्ड उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हासिल की है। ठीक है, धान की नई किस्म आई है हीरा। धान की नई किस्म का नाम है हीरा। 27 अप्रैल 2022 को हैदराबाद में आयोजित समन्वित चावल सुधार परियोजना की 57वीं वार्षिक बैठक धान शोध बैठक में धान की नई किस्म हीरा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है। धान की इस नई किस्म का विकास भागलपुर में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह और उनकी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, धान की यह किस्म क्या करेगी भाई? बाढ़ के पानी में भी 15 दिन तक डूबी रहने के बाद भी खराब नहीं होगी। उत्पादन क्षमता भी सामान्य धान से अधिक है। मतलब कितनी है? 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों का चयन हुआ है। मई 2022 में केंद्र सरकार ने कृषि अन्य संबंधित गतिविधियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बिहार के 10 जिलों को चुना है। जब 10 जिले कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना भाई। दरभंगा है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी है। ठीक है, बिहार मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है भाई। मई 2022 में जारी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में 28,000 टन से ज़्यादा मशरूम उत्पादन कर देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया बिहार। इससे पहले ओडिशा था पहले स्थान पर। ठीक है, लेकिन 2021-22 में बिहार में 28,000 टन से ज़्यादा मशरूम उत्पादन हुआ, जो देश में उत्पादित कुल मशरूम का 10.82% है। ठीक है, याद रखना पिछले वर्ष बिहार में 23,000 टन का उत्पादन हुआ था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नए आंकड़ों के अनुसार बता दें तो भैया मशरूम उत्पादन में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर है। कुल उत्पादन इसका है 9.89% और 9.66% के साथ ओडिशा तीसरे स्थान पर चला गया। ठीक है, जहाँ पहले स्थान पर होता था वो तीसरे स्थान पर आ गया। खरीफ महाअभियान 2022 क्या है? बिहार सरकार ने किसानों को मौसम के अनुकूल खेती करने को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार माइक्रो इरिगेशन को इस महाअभियान से जोड़ते हुए 21 रथों को रवाना किया। बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए चलाए जाने वाला यह प्रशिक्षण
सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम। इसके तहत किसानों को फसलों के संबंध में तकनीकी जानकारी दी जाएगी तथा फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ यह अभियान जैविक खेती को भी प्रोत्साहित करेगा। ध्यान रखना, जैविक खेती को भी प्रोत्साहित करने वाला है। ठीक है। बिहार सरकार किसानों की सहायतार्थ इसमें 90% तक का अनुदान दे रही है। इसके अलावा बीज बागवानी को लेकर भी किसानों को रथ के माध्यम से सरकार जागरूक करने का प्रयास कर रही है। ठीक है। आगे देखेंगे रोहतास मॉडल। अब रोहतास मॉडल क्या है भाई? पराली प्रबंधन से संबंधित है, पहली बात ध्यान रखना। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय ले लिया। इसमें क्या होगा? इसके तहत स्ट्रॉबेलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव पर पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। बंडल को डेयरी समितियों को बेचा जाता है। इसका प्रयोग चारे के रूप में होता है। इससे न केवल कृषकों को अतिरिक्त राशि की प्राप्ति होगी बल्कि पशुपालकों की चारे की संबंधी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ठीक है। गौरतलब है कि उत्तर भारत में पराली का प्रबंधन अत्यंत जटिल समस्या। दरअसल प्रत्येक वर्ष किसानों द्वारा फसल अवशेषों को जलाने से विभिन्न प्रकार की पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। जैसे दिल्ली एनसीआर में शीत ऋतु में स्मॉग की समस्या हो जाती है। ऐसे में पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे बिहार में विस्तारित करना महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। अच्छा, बिहार में पोटास और क्रोमियम निकेल के खनन को मंजूरी मिल गई भाई। भारत सरकार ने बिहार के औरंगाबाद गया जिले में पोटास और रोहतास में क्रोमियम तथा निकेल के खनन के लिए बिहार सरकार को मंजूरी मिल गई है। नई दिल्ली में आयोजित खनिजों की खोज पर आधारित उच्च स्तरीय बैठक, बस इतना ही याद रखना। ठीक है। बिहार में इसकी बैठक हुई थी। औरंगाबाद गया में पोटास रहेगा एक ब्लॉक, रोहतास जिला में क्रोमियम और निकेल माइनिंग ब्लॉक होगा। ठीक है। ध्यान रखना इसका। कृषि कॉलेज की भी स्थापना हो रही है बिहार में। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की। कौन कौन से हैं? कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर भागलपुर में, कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा और कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना में। ठीक है। मुंगेर बंदूक कारखाना क्या है? इसमें बिहार के उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा की है। इसको बनवाया था मीर कासिम ने भाई, ध्यान रखना, मीर कासिम ने बनवाया था। ठीक है। देसी मरचा का चूड़ा, ये क्या है? देसी मरचा का चूड़ा को कृषि विभाग द्वारा पश्चिमी चंपारण जिला का ब्रांड बनाने की रणनीति तैयार हुई है, जो दोन क्षेत्र में देसी धान बीज से तैयार की जाती है। ठीक है। चलिए, किसान यूनिक आईडी नंबर। बिहार सरकार ने बीज निगम के द्वारा प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने की घोषणा की गई। इस आईडी के आधार पर किसान अब किसी भी सीजन में बीज के आवेदन कर सकेंगे बीज के लिए। इसी यूनिक आईडी के जरिए बीज सब्सिडी का भुगतान भी किया जाएगा। बीज का उत्पादन करने वाला किसान हो अथवा बीज लेने वाला किसान हो, कलेक्शन सेंटर उसे MMS पर सूचना मिल जाएगी। ठीक है। बिहार बीज निगम को मिला ISO प्रमाण पत्र। बिहार बीज निगम को ISO प्रमाण पत्र मिल गया भाई। बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भी अपनी मुहर लगा दी है। ठीक है। देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं को ISO प्रमाण पत्र देने वाली इस संस्था ने बिहार बीज निगम को 3 क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र दिया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन और रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया। तो 3 क्षेत्र में दिया गया। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपको पता चल गया। ठीक है। जैविक कॉरिडोर की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा हो गई है। ठीक है। इस संबंध में ट्वीट किया इन्होंने। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों के पास के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। मतलब इससे एक बात और पता चल गई कि बिहार के 13 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। ठीक है। बिहार की शाही लीची को मिला फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये विश्व स्तर में कहीं भी जाएगी ना विश्व में, वो बिहार के नाम से ही बिकेगी अब। ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये मोटा मोटा आपको याद रखना। फिलहाल पढ़ लेते हैं। शाही लीची अब विदेश में भी बिहार के नाम से ही जानी जाएगी क्योंकि अब इसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया है। ठीक है। लीची विदेश तो पहले भी जाती थी, ठीक है, लेकिन वो बिहार के नाम से नहीं जाती थी। ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो गया, कभी बिहार के नाम से ही जाएगी।
कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार कृषि हैकाथॉन का आयोजन हुआ। 3 अप्रैल 2021 को भागलपुर जिले में स्थित कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया। वर्चुअल रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश भर के 10 कृषि विश्वविद्यालयों के 35 छात्रों की टीम ने हिस्सा लिया है। देश में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय में एग्रो हैकाथॉन का आयोजन किया गया, पहली बार ऐसा हुआ है। तो कहाँ हुआ भैया? सबौर में। ठीक है, यह कृषि क्षेत्र में संवाद करने, नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है। ध्यान रखना, मुजफ्फरपुर में खुलेगा 400 करोड़ की लागत वाला मेगा फूड पार्क। कहाँ खुलेगा? मुजफ्फरपुर में खुलेगा, मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बाबत कहा कि मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई। 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की दिशा में खर्च होंगे। पार्क के अंदर 30 उद्योग स्थापित रहेंगे भाई। 300 करोड़ रुपए इन उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में खर्च किया जाएगा। ठीक है, बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन किया गया है। तो इसमें क्या हुआ भाई कि अब डीएम ई नीलामी सह निविदा के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में चिन्हित बालू घाटों के अगले 5 वर्ष के लिए बंदोबस्ती करेंगे। कौन? डीएम। बालू घाटों के बंदोबस्ती शुल्क में पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि हुई। बालू घाटों की बंदोबस्ती में सुरक्षित जमा राशि प्रतिभूति राशि को 10% से बढ़ाकर अब 25% किया गया है। ठीक है, बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022। 8 जून 2022 को बिहार सरकार ने बिहार टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया भाई। उद्देश्य ये है कि बिहार को इस क्षेत्र के घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश के प्रमुख संभावित केंद्र के रूप में विकसित करना है। कपड़ा, चमड़ा व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन देना है। ठीक है, देश का सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज की अनुमति मिल गई भाई। 28 मई 2022 को बिहार सरकार ने जमुई, याद रखना जमुई जिला में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज को मंजूरी दे दी गई। विदित हो कि राज्य का खान और भू विज्ञान विभाग जमुई में सोने के भंडार की खोज के लिए जीएसआई और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श किया है। जीएसआई के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद ही परामर्श प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें जमुई जिले में कौन कौन सा है? करमाटिया, झाझा, सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की उपस्थिति का संकेत मिला था। उल्लेखनीय है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। ठीक है, बिहार में 222.885 मिलियन टन सोना धातु है, जो देश के कुल सोने के भंडार का 44% भी है भाई। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 लागू होने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 26 मई 2022 को बिहार सरकार ने दे दिए। सरकार द्वारा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति सहित कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस नीति के माध्यम से बिहार वस्त्र चर्म उद्योग के क्षेत्र में एक हब के रूप में स्थापित होगा। बिहार में वस्त्र और चर्म उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों निवेशकों को राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। इसके अलावा इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को सरकार प्रत्येक महीने 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का वेतन सहयोग भी प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। आगे देखेंगे, कला संस्कृति भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो रोक देंगे। ठीक है, कला संस्कृति में थारू और सुरजापुरी भाषा क्या है? 12 जून 2022 को बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक हैं विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में बोली जाने वाली 2 बोलियां थारू और सुरजापुरी विलुप्त होने के संकट में है भाई, सामना कर रही हैं। गहन विस्तृत जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि थारू भाषा विलुप्त होने के कगार पे है, जबकि सुरजापुरी में विविधताएं देखी जा रही हैं अभी भी। तो थारू विलुप्त होने के कगार पे है और सुरजापुरी विविधताएं मिल रही हैं। विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि यदि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कदम नहीं उठाया जाता है तो ये दोनों भाषाएं भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, बांग्ला में घुल मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना, थारू और सुरजापुरी। इस्कॉन मंदिर पटना 3 मई 2022 को बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बुद्ध मार्ग पर अवस्थित प्रसिद्ध नवनिर्मित इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया। राधा कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का शिलान्यास 2007 में ही किया गया था। 2010 में
निर्माण कार्य शुरू हुआ, 2022 में बनकर तैयार हुआ, मतलब 12 साल लग गए। बिहार का सबसे बड़ा लोक प्रसिद्ध आकर्षण मंदिर है ये, जिसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसे आमजनों के दर्शन हेतु खोल दिया गया। मंदिर की ऊंचाई याद रखना भैया 108 फुट है, 100 करोड़ की लागत से बना है, 10 साल लग गए, नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है। प्राचीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस मंदिर को 84 खंभों पर बनाया गया। कितने? 84 खंभों पर बनाया गया है। मंदिर में प्रभु के अलग अलग रूप को भी दिखाया गया है। ठीक है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला अप्रैल 2022 में समस्तीपुर याद रखना, मोरवा प्रखंड है के अंतर्गत इंद्रवारा गांव में, समस्तीपुर जिला मोरवा प्रखंड इंद्रवारा गांव में बाबा केवल धाम राजकीय मेले का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। मेला निषाद समाज का, यह मेला कैसा है? निषाद समाज का राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इसमें यह मेला चैत्र मास के नवरात्र में सप्तमी तिथि से शुरू होकर 10वीं तक आयोजित किया जाता है। चैत का महीना में लगता है, ध्यान रखना। 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा भी दिया था। तो राजकीय मेला क्या है आपको ये भी पता हो गया। ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव मनाया गया भाई 23 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय के 164वां उत्सव मनाया। ठीक है। यह उत्सव वीर कुंवर सिंह की जन्म कर्मभूमि जगदीशपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया है। इसमें एक साथ 77,993 झंडे फहराने का रिकॉर्ड भी बनाया गया। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर क्षेत्र से नेतृत्व किया था, आपको भी पता है। वैशाली महोत्सव भी मनाया गया भाई अप्रैल 2022 में। बैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर भगवान महावीर स्वामी की जयंती के रूप में हाजीपुर में वैशाली महोत्सव का आयोजन हुआ है। ठीक है। हाजीपुर में हुआ है, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो उद्घाटन किसने किया? उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने। ठीक है। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री होगी भाई अप्रैल 2022 में। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने विभिन्न उपबंधों द्वारा अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का निर्णय लिया। इसके लिए संस्थान ने विभिन्न ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजन के साथ उपबंध करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। विदित हो कि यह निर्णय बिहार के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। साथ ही यह बिहार के हस्तशिल्पियों को एक वैश्विक मंच भी प्रदान करेगा। ठीक है। बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की पहली बैठक आयोजित हुई 26 अप्रैल 2022 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन रहे ध्यान रखना, बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की पहली बैठक का आयोजन हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 7 अगस्त को ध्यान रखना। इस दिन क्या होगा? राज्य के बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित कर संग्रहालय का भ्रमण भी कराया जाएगा। साथ ही बैठक में महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को, बाल दिवस के अवसर पर बालकों को, बच्चों को और बिहार दिवस के अवसर पर बुजुर्गों को, मतलब वरिष्ठ नागरिकों को बिहार म्यूजियम में निःशुल्क भ्रमण कराने का प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है। विदित हो कि पटना म्यूजियम का भी विस्तार करने के साथ ही पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम को आपस में कनेक्ट किया जा रहा ताकि पर्यटक जो हैं दोनों संग्रहालयों को एक साथ अवलोकन कर सकेंगे। जनवरी 2022 में बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की संरचना में परिवर्तन करते हुए इसके अध्यक्ष पद का दायित्व तो मुख्यमंत्री को सौंपा गया। ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। पहले इसके अध्यक्ष होते थे विकास आयुक्त। पहले इसका अध्यक्ष कौन होता था? विकास आयुक्त। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी भैया कंप्लीट हो गया है। अब विविध है तो इसको कल देखेंगे हम, अगले वीडियो मतलब देखेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।